हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 का हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा वीडियो लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। यहाँ हम लोग ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद का जो पोर्शन है चैप्टर का, उसे पढ़ने और समझने का कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कैसे हिस्ट्री को आसान तरीके से समझा जा सकता है और बहुत अच्छा मार्क्स पाया जा सकता है सीबीएसई के एग्ज़ाम में। यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे रोल ऑफ कल्चर इन प्रोमोटिंग नेशनलिज्म। संस्कृति का, सभ्यता का, साहित्य का, म्यूजिक का, चित्र का या गीत और संगीत का किस तरीके से भूमिका रहा है राष्ट्रवाद के निर्माण में। आगे बढ़ते हुए कल्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनल फीलिंग को डेवलप करने में। रोमांटिसिज्म यानी काल्पनिक कल्पना में राष्ट्र को देखना, राष्ट्र को ध्यान करना, ये रोमांटिसिज्म कहलाता है। इसने एक कल्चरल मूवमेंट शुरू किया यूरोप में और ये कल्चरल मूवमेंट नेशनलिज्म को बढ़ावा देने में बहुत अहम भूमिका निभाई। जैसे फोक कल्चर, फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री, फोक डांस, इन सब के माध्यम से ट्रू नेशनलिज्म या ट्रू नेशनल स्पिरिट को प्रमोट किया गया। सही मामले में राष्ट्र की परिकल्पना को गीतों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, चित्र के माध्यम से प्रमोट किया गया। ये जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था, दैट वाज एक्सप्रेस्ड थ्रू द सॉन्ग्स, स्टोरीज, पोएम एंड पेंटिंग्स। जो वर्नाकुलर लैंग्वेज था यानी स्थानीय भाषाएं थी, उसको नेशनल आइडेंटिटी का लैंग्वेज बनाया गया। लोगों को उन भाषाओं में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ाया और समझाया गया। रोमांटिसिज्म एक तरीके से कल्चरल मूवमेंट था जिसने नेशनल फीलिंग्स को प्रमोट किया। इसने विरोध किया ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस का एंड रीजन का। लोग कहते थे कि जो हमें कोई भी चीज़ सोचना चाहिए तो रीजन बेस्ड सोचना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से सोचना चाहिए। इसको इन लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए इमोशंस को, इंट्यूशंस को एंड मैस्टिक फीलिंग्स को। इन लोगों ने सपोर्ट किया कॉमन कल्चर एज द बेसिस ऑफ नेशन। जो कॉमन कल्चर होता है लोगों का, एक नेशन के लोगों का कॉमन कल्चर होता है, कॉमन बिलोंगिंगनेस होता है। इसने फोक टेल्स, फोक सॉन्ग, फोक डांस को यूज किया नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए जो चैप्टर का दूसरा पार्ट है, उसमें इकोनॉमिक हार्डशिप दैट यूरोप फेस्ड ड्यूरिंग 1830s। कहता है कि केवल रिवॉल्यूशन, केवल रोमांटिसिज्म, इसके माध्यम से ही नेशनलिज्म स्प्रेड हो रहा था, ऐसा नहीं है। मरता क्या नहीं करता। When the people face a hardship, they can do anything to change the situation. This was true in the sense of the rise of nationalism. When the nationalism was emerging as a movement in Europe, the people were facing hardship in their economic front, which also forced the people to go for nationalism. क्या हुआ था उस समय? बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ी थी, बहुत बड़े पैमाने पे गरीबी और बेरोजगारी यूरोपियन देशों में बढ़ा था।
जो रूरल पॉपुलेशन था वो माइग्रेट कर अर्बन एरियाज में बड़ी संख्या में जा रहा था, जिसका परिणाम हुआ कि शहरों में स्लम एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई। जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे वो बहुत टफ कंपटीशन फेस कर रहे थे इस समय मशीन मेड गुड्स से, जो इंग्लैंड में बना था। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तो उनका जो बना बनाया हुआ सामान था उससे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको बहुत टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। उनमें से बहुत सारे जो स्मॉल प्रोडक्शन यूनिट्स थे वे बंद हो चुके थे। कुछ जगहों में एरिस्टोक्रेसी अभी भी पावरफुल थी। पीजेंट्स को अभी भी फ्यूडल ड्यूज देना पड़ रहा था। जब बैड हार्वेस्ट होता था, फसल खराब हो जाती थी, तो फूड प्राइस इंक्रीज कर जाता था। इससे उनकी कठिनाइयाँ और बढ़ जाती थी। इन सब की वजह से लोग राष्ट्रवाद के लिए जो आंदोलन चल रहा था उसमें सपोर्ट करने लगे। आगे बढ़ते हुए अब हम लोग जर्मन यूनिफिकेशन की बात देखेंगे। जर्मन यूनिफिकेशन के ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, राइट इन ब्रीफ अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तस्वीर में देख रहे हैं जर्मनी के यूनिफिकेशन में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले ऑटो वॉन बिस्मार्क। दूसरे ऊपर के तस्वीर में ही देख रहे हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ जर्मन एम्पायर इन वर्साइलीज। वर्साइलीज में देखेंगे हम लोग आगे चल के कैसे 1871 में जर्मनी को एक तरीके से यूनिफाइड जर्मन प्रोक्लेम किया गया। अब ये रीयूनिफिकेशन की बात यहाँ दिखा रही है। रीयूनिफिकेशन यानी जर्मनी को एक तरीके से दो भागों में बांट दिया गया था बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और उसके बाद फिर से इसको ये रीयूनिफाई किया गया। वो तस्वीर है यहाँ पे। जर्मनी में ज्यूज बड़ी संख्या में थे और ज्यूज के अगेंस्ट लोगों के मन में बहुत नफरतें थी, जिसे आपने क्लास 9 में पढ़ा, जिसका फायदा उठाकर हिटलर सत्ता में आया और उसने रातों रात ज्यूज को जर्मनी से निकाल बाहर करने का दावा किया था। तो उनके एक टेम्पल को यहाँ दिखाया गया है। जर्मनी में ज्यूज टेम्पल थे। जर्मन बिफोर यूनिफिकेशन, अगर यूनिफिकेशन की बात करें प्रसिया को देखिए, ये सबसे बड़ा और पावरफुल किंगडम था जर्मनी का। बाकी अलग अलग रंगों से अलग अलग एरियाज को दिखाया गया जो अलग अलग किंगडम्स थे। नेपोलियन ने 339 जो स्मॉल किंगडम्स थे उसको 39 में कन्वर्ट किया था। यहाँ आप उनमें से कुछ को देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए इसी को यूनिफाई करने का काम प्रसिया के नेतृत्व में ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो चीफ मिनिस्टर था प्रसिया का, उनके नेतृत्व में, उनके कुशल निर्देशन में ये काम पूरा हुआ। In 1848, the middle class tried to build a united Germany. मिडिल क्लास के लोगों ने, जो लिबरल क्लास के लोग थे, लिबरल मूवमेंट उधर हम लोग देख चुके हैं। फ्रांस में 1830 में रिवोल्ट हुआ, फिर 1848 में भी फ्रांस में रिवोल्ट हुआ। उस रिवोल्ट का असर जर्मनी में भी पड़ा। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पे एक नेशनल असेंबली बुलाई गई लिबरल मिडिल क्लास के लोगों के द्वारा। लेकिन इन लोगों ने, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी, इन लोग या इस समय में जो मिडिल क्लास के लोग थे, इन लोगों ने मिल करके ये निर्णय किया कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हो और उसमें प्रसा का राजा लीडिंग रोल प्ले करे। एक संवैधानिक राजतंत्र हो जिसका नेतृत्व प्रसा का राजा करे और पूरे जर्मनी का
उनके निर्देशन में, उनके नेतृत्व में यूनिफिकेशन हो। लेकिन इस प्रस्ताव को प्रसा का राजा ठुकरा देता है, क्योंकि प्रसा का राजा खुद अपने बाहुबल के भरोसे एक यूनिफाइड जर्मनी बनाने का सपना देख रहा था। So the Prussia took over the leadership of German unification movement. The failure of Frankfurt Parliament proved that the fate of Germany lies in the hand of Prussia. फ्रैंकफर्ट की संसद असफल हो गई तो उसने ये साबित कर दिया कि अब जर्मनी का भाग्य, जर्मनी का भविष्य प्रसा के हाथों है। The Chief Minister of Prussia, Otto von Bismarck, started efforts to build a German nation. Otto von Bismarck ने एक जर्मन नेशन बनाने का काम शुरू किया। इस दरमियान प्रसिया ने ऑटो वन बिस्मार्क के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 युद्ध लड़े और तीनों में वो विजयी रहे, और इस तरीके से in January 1871 a united German nation was established with the Prussian king Kaiser William I as the emperor, and the German nation was unified. इस तरह से जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में यहाँ हम लोगों ने देखा। ऑटो वन बिस्मार्क, जिनकी अहम भूमिका थी, जिन्हें द मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन कहा जाता है, रक्त और लौह की नीति वाला व्यक्ति। भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को द मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन कहा जाता है। ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी का द मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन कहा जाता था। ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में थोड़ा देखें। ऑटो वन बिस्मार्क वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मनी का यूनिफिकेशन अगर बिस्मार्क नहीं होते तो शायद इतने आसानी से नहीं हो जाता। वो एक साथ शक्ति के द्वारा प्लस डिप्लोमेसी के द्वारा उन्होंने जर्मनी का यूनिफिकेशन बहुत कम समय में कर डाला। जो मिडिल क्लास के लोगों ने जर्मनी को यूनिफाइड करने का प्रयास किया था 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के माध्यम से, वो फेल हो गया था। इसके बाद प्रसा के लीडरशिप में जर्मन यूनिफिकेशन का काम शुरू हुआ। द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रसिया ऑटो वन बिस्मार्क ने अपने प्रयास के द्वारा जर्मन नेशन का यूनिफिकेशन किया। वो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को पराजित करने में सफल हुए, और इस तरीके से 1871 में जर्मनी एक यूनाइटेड नेशन बन गया काइजर विलियम फर्स्ट के नेतृत्व में। अब फिर से जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है उसकी बात थोड़ा सा देख लें। इसको हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं, एफर्ट्स मेड बाय लिबरल मिडिल क्लास फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। द लिबरल मिडिल क्लास मेट एट फ्रैंकफर्ट, फॉर्म्ड एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, उन्होंने बनाया। ऑन 18 मई 1848 831 elected representatives of liberals met at the Frankfurt Parliament, which was convened in the Church of St. Paul. They drafted a constitution for a German nation with a constitutional monarch. They offered the position of king to Frederick William IV, King of Prussia. The king rejected the offer and, along with other kings, opposed the elected assembly. जो चुनी गई असेंबली बनाने का सुझाव दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाने का सुझाव दिया गया था, तो इस प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया था। पार्लियामेंट में मोस्टली मिडिल क्लास के लोग थे। फाइनली जो रूलर्स थे उन सबों ने मिल करके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, और इस मिडिल क्लास के लोगों द्वारा जो मूवमेंट शुरू किया गया था इसको सप्रेस कर दिया। आइए देखते हैं इटालियन यूनिफिकेशन के बारे में। इटली
के बारे में यहाँ आप देख रहे हैं। इटली भी उसी तरीके से जैसे जर्मनी बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स में बटा था, इटली भी बहुत सारे किंगडम्स में बटा था। यहाँ आप काउंट कर सकते हैं नंबर्स को। ये सेंट्रल इटली को दिखाया जा रहा है। फिर किंगडम्स ऑफ सार्डिनिया पिडमोंट विच प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अपूलिया का किंगडम था। इस तरीके से जर्मनी इटली 7 अलग अलग किंगडम्स में बटा था। इटली बिफोर यूनिफिकेशन देखें, उधर मैप के माध्यम से देखें। इटली 7 किंगडम्स में बटा हुआ था और एक तरीके से मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर भी इसका कुछ हिस्सा था। मिड 19th सेंचुरी के आसपास ये इसकी ये पॉलिटिकल स्थिति थी। सार्डिनिया पिडमोंट जो जिसमें एकमात्र इटालियन किंग थे, बाकी सभी में फॉरेनर्स किंग थे। सार्डिनिया पिडमोंट में इटालियन किंग था। नॉर्थ में जो हैब्सबर्ग एम्पायर थे उनका था। सेंटर वाज रूल्ड बाय पोप, सेंटर में पोप का शासन था। एंड साउदर्न रीजन वेयर अंडर द डोमिनेंस ऑफ बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। स्पेन के बर्बन डायनेस्टी के अधीन साउदर्न किंगडम था, यानी टू सिसिली का जो रीजन है उसे आप देखेंगे। इटालियन लैंग्वेज उस समय तक कॉमन नहीं था, बहुत सारे रीजनल वेरिएशंस थे, स्थानीय भाषाएं बोली जाती थी। 1830 में मेजनी ने ट्राई किया था इटली को यूनिफाई करने के लिए। उसने बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज़ की स्थापना करी थी जिसमें यंग इटली एंड यंग यूरोप फेमस था, लेकिन वो असफल हो गया। 1848 का रिवोल्ट के बाद जो सार्डिनिया पिडमोंट का किंग था विक्टर इमैनुअल सेकेंड, he took the leadership of unification of Italy or the movement of unification of Italy. Count Camillo Cavour, the chief minister of Sardinia, started efforts to build a united Italy with the support of France. फ्रांस की मदद से यूनाइटेड इटली बनाने का उन्होंने कोशिश किया। पहले he succeeded in defeating Austria in 1859। 59 में ऑस्ट्रिया को हराया और उससे बहुत सारा एरिया, पार्मा, मोडेना, टस्कनी, इन सबको मिला करके इटालियन यूनिफिकेशन का एक चरण पूरा किया। कुछ आर्म्ड वॉलंटियर्स थे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में। गैरिबाल्डी को आप जाने कि ही वॉज द पैट्रियट ऑफ इटली। उसके पास ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग नहीं थे, ओनली 200 वॉलंटियर्स को लेकर वो टू सिसिली किंगडम्स में प्रवेश किया, लेकिन उसे लोकल पीजेंट्स का फुल सपोर्ट मिला एंड ही सक्सीडेड इन लिबरेटिंग दिस टू सिसिली and handed it over to Victor Emmanuel II. In 1861, a united Italy was established with Victor Emmanuel II as the emperor. 1861 में विक्टर इमैनुअल के नेतृत्व में विक्टर इमैनुअल यूनाइटेड इटली का राजा बने और उनके नेतृत्व में इटली का एकीकरण पूरा हो गया। नेक्स्ट जो तीसरा यूनिफिकेशन हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन भी उस समय तक नेशन स्टेट नहीं था। वहाँ पे 4 अलग अलग किंगडम थे, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश, और यही 4 एथनिक ग्रुप के लोग भी रहते थे अलग अलग आइलैंड्स में। 1688 में इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ। रक्तहीन
क्रांति और after this glorious revolution, English Parliament captured the power of monarchy, and it was the English Parliament which played important role in unification of England. In 1707, the United Kingdom of Great Britain was formed by unification of England and Scotland. By the Act of 1707 इसको हम लोग कहते हैं, या द एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707, इसके माध्यम से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला करके एक ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया और ग्रेट ब्रिटेन का किंगडम बनाया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यहाँ फिर डोमिनेंट रोल प्ले किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोगों ने इंग्लिश स्कॉटलैंड के ऊपर थोपा, स्कॉटलैंड के लोगों के विद्रोह को सप्रेस किया। फिर 1801 में आयरलैंड वाज आल्सो फोर्सिबली टेकन बाय द ब्रिटेन आफ्टर द फेल्यूर ऑफ a revolution led by Wolfe Tone in Ireland. After that, the strong British nation with the flag, Union Jack, and a national anthem became the national identity of the united or unified Britain. Other ethnic groups were suppressed like Wales, like Irish, like Scottish. इस तरीके से ब्रिटेन के यूनिफिकेशन का काम भी पूरा हो गया। ये यूनिफाइड ब्रिटेन का दिया गया है तस्वीर। नेक्स्ट पोर्शन है विजुअलाइजिंग द नेशन। राष्ट्र को किस रूप में हम विजुअलाइज करते हैं, किस रूप में हम देखते हैं। राष्ट्र कोई व्यक्ति तो है नहीं, राष्ट्र कोई मूर्त रूप है नहीं, लेकिन इसे मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया। इस राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने के लिए जो नेशनलिस्ट लोग थे, उन लोगों ने कुछ सिंबल यूज करना शुरू किया, जिसको पर्सोनिफिकेशन ऑफ द नेशन और राष्ट्र को एक पहचान देना, मूर्त देना कहलाता है। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। उसके बाद से ही फ्रांस में एक महिला फिगर को प्रमोट किया गया जो लिबर्टी एंड रिवॉल्यूशन को प्रेजेंट करती थी। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो थे, उन्होंने मैरियन नाम का एक लेडी का तस्वीर फ्रांस के आइडेंटिटी के रूप में प्रेजेंट करना शुरू किया। द मैरियन प्रेजेंटेड द फ्रेंच नेशन, जैसे भारत माता की तस्वीर से हम लोग भारत को इंडिकेट करते हैं। Marian statues were erected in public places and her images were marked on coins and stamps. हमारे यहाँ भी हम coins and stamps पे भारत माता की तस्वीर तो नहीं लगाते हैं, भारत का नक्शा लगता है किसी किसी coins में और इसमें, लेकिन हम coins के ऊपर जो नेशनल एम्ब्लेम है वो देखते हैं, कॉइन्स के ऊपर भी, नोट्स के ऊपर भी। दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ इंडियन नेशन। तो मैरियन वाज द आइडेंटिटी ऑफ फ्रांस नेशन। ठीक उसी तरीके से जर्मनिया बिकेम द सिंबल ऑफ जर्मन नेशन। सी इज वेयरिंग क्राउन ऑफ ओक लीव, क्योंकि ओक को जर्मनी में वीरता का प्रतीक माना जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड द हीरोइज्म। फ्रेंच आर्टिस्ट ने और भी दूसरे चीज़ों को यूज़ करना शुरू किया, जैसे रेड कैप एंड ब्रोकन चेन, ये सब को फ्रीडम का सिंबल के रूप में यूज़ करना शुरू किया। दे यूज द इमेज ऑफ ए लेडी विथ ए बैलेंस इन हैंड एज ए सिंबल ऑफ जस्टिस, जो हम लोग न्यायालयों में देखते हैं। एक महिला आंख पे पट्टी बंधी है, हाथ में तराजू लिए हुए हैं, तो ये जस्टिस का सिंबल हो गया। इस तरीके से
personification of nation, nationalism, and the abstract ideas. Marian Germania, symbol of justice and symbol of liberty, यहाँ दिया गया है, आप इसको स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, अब हम लोग शायद से इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन में पहुंच गए हैं। यहाँ पे इंपेरियलिज्म यानी एम्पायर में किस तरीके से नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ इसको देखेंगे। ये हम यूरोपियन नेशनलिज्म पढ़ रहे हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे हैं, इसलिए केवल यूरोप तक ही हम इसमें कंसंट्रेट करेंगे। नेशनलिज्म जब हुआ, जब नेशन स्टेट बना, तो हर देश एक से बढ़कर एक बड़ा एम्पायर बनाने की ओर अग्रसर हुए। वे कॉलोनीज जीतने लगे, कॉलोनीज जीतने और अपने एम्पायर को बढ़ाने की होड़ सी लग गई। तो जो ये कॉलोनीज बनाने की होड़ है या ज़्यादा से ज़्यादा देश को जीतने की होड़ है, अपने देश को सुप्रीम दिखाने के लिए ये जो होड़ है, इसको एक्सट्रीम नेशनलिज्म कहा जाता है। तो 19th सेंचुरी में एक्सट्रीम नेशनलिज्म यूरोप में स्प्रेड किया। इसमें जो नेशनलिज्म था वो उसका नुकसान हुआ। जो लिबरल डेमोक्रेटिक आउटलुक था नेशनलिज्म के बाद, जो भी देश बने थे उसमें जो ये आउटलुक था वो एक तरीके से नैरो हो गया, ब्रॉड नहीं रहा। सभी देशों में तो चाहिए डेमोक्रेसी, चाहिए लिबरलिज्म चाहिए। Nationalists became intolerant by adopting this extreme nationalism. अब वो दूसरे को सहन नहीं कर रहे थे, दूसरे देश को नीचा दिखाने का कोशिश कर रहे थे। यूरोपियन रूलर्स ने ये जो नेशनलिस्ट फीलिंग है, इसको अपना इम्पेरियलिस्ट गोल अचीव करने में यूज किया। नेशनल फीलिंग्स को बड़ा से बड़ा साम्राज्य बनाने में उन लोगों ने इसको यूज किया। ये जो ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीम नेशनलिज्म था, इसके साथ ऑटोमन एम्पायर का जो फॉल था, इससे एक बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो गया बाल्कन एरिया में। दिस क्रिएटेड ए कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्रबल्स इन बाल्कन एरियाज। बाल्कन एरिया जो ऑटोमन एम्पायर के अधीन था, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे। ऑटोमन साम्राज्य का जब विस्तार हुआ, ऑटोमन ने जब इम्पेरियलिज्म एक्सटेंड करना शुरू किया, तो बहुत सारे राज्यों को उन्होंने जीत लिया। बाल्कन स्टेट्स ओन फ्रीडम एंड then they started fighting against each other over the question of sharing territories. जब बाल्कन रीजन में ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर हुआ, तो वहाँ के राज्य जो है स्वतंत्रता अपनाने लगे। जैसा कि आप उधर देखें, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस में ग्रीक स्वतंत्र राज्य बन गया। इसी तरीके से और भी दूसरे राज्य स्वतंत्र बन गए और वो एक दूसरे से लड़ने लगे। ये जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म है और इम्पेरियलिस्टिक एम्बिशन, एम्पायर को, राजा को बड़ा से बड़ा साम्राज्य बढ़ाने का जो जुनून था, और जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म थी, यानी एक फीलिंग अपने राष्ट्र को हमें बेहतर दिखाना है, हमारा राष्ट्र सबसे आगे है, सबसे ताकतवर है, ये दिखाना है। इससे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए इस बाल्कन रीजन में, और all these resulted in the outbreak of the first world war. इन सब के माध्यम से, ये सब से जो घटनाएं हुई, वो बाल्कन रीजन से ही फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत की ओर इसे ले गया। बाल्कन क्राइसिस, इसको और डिटेल में देखें। ऑस्ट्रिया हंगरी देख रहे हैं, एक तरफ बहुत बड़ा साम्राज्य था, यूरोप में बहुत बड़ा देश था। दूसरी तरफ रोमानिया
सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस इत्यादि जैसे छोटे छोटे राज्य दिख रहा है जो यूरोप का पार्ट है लेकिन ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। जब यूरोप में नेशनलिज्म स्प्रेड किया तो यहाँ भी नेशनलिज्म स्प्रेड किया। यहाँ देखिए, बाल्कन was a region consisting of Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia and Montenegro। ये सभी 12 प्रांत थे, रीजन थे जो बाल्कन के अधीन आते थे। बाल्कन के लोगों को स्लाव कहा जाता था और बाल्कन ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। जब रोमांटिक नेशनलिज्म बाल्कन में फैला और उसी समय संयोग से ऑटोमन एम्पायर भी कमज़ोर हो रहा था, उसकी शक्ति घट रही थी, ऑटोमन एम्पायर वाज डिक्लाइनिंग, इस दोनों चीज से ये रीजन बड़ा एक्सप्लोसिव बन गया, ये रीजन बड़ा ही विस्फोटक बन गया। Balkan states declared freedom and became independent nations. The conflict started between Balkan states। उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया कि वो एक दूसरे का टेरिटरी छीने, एक दूसरे से अपने आप को ताकतवर बनाए, एक दूसरे से अपने भाषाभाषी क्षेत्रों को एक्वायर करें और एक नेशन बनाए। अब इसी क्षेत्र में द इंटरफेरेंस ऑफ बिग यूरोपियन पावर्स, यूरोप में जो 6 बड़ी शक्तियां थी, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड रसिया, इन सबों का जो इंटरेस्ट था, इसकी वजह से ये रीजन और भी एक्सप्लोसिव बन गया और फाइनली दैट बिकेम द सेंटर ऑफ वेयर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। यहीं से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। इससे पहले कई बाल्कन युद्ध हुए। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझने में आसानी करेगा और बहुत आसानी से आप चैप्टर को 2 वीडियो के माध्यम से रिवाइज कर सकते हैं। बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।